हेलो गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। आज हम एमकॉम सेमेस्टर 1 का अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के अंदर रेशियो एनालिसिस करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम आज सिर्फ फार्मूलाज ही देखेंगे। तो उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन बेस्ड ऑन सेल्स के बेस्ड पे कौन कौन से फार्मूलाज हैं वो हैं। पहले तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस, उसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये था ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा उसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया। उसके बाद है एक्सपेंस रेशियो। तो उसके अंदर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट होगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दूसरी तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस फाइनेंशियल एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस, इन तीनों का प्लस करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला है इसका ग्रोस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये हो गया बेस्ड ऑन सेल्स के बेस पे कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं। तो एक तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, तो उसके अंदर सिर्फ हमें क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट लिखना है, नीचे हमें सेल्स लिख देना है मल्टीप्लाई बाय 100। उसी तरह से नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स कर देना है। उसी तरह एक्सपेंस रेशियो के अंदर भी एक्सपेंस ऊपर लिखना है, नीचे सेल्स करना है। सभी के नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर सेल्स ही रहेगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो तो टोटल सेल्स, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हम माइनस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस, जैसे कि वेजेस है, कैरेजेस है, एक्सेट्रा, ये सारे परचेज एक्सपेंसेस होते हैं। उसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या मिलेगा? ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा। टोटल सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो हमें ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा। उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। तो हम ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मिलेगा। उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिलेगा। उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। उसमें से हमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया हो तो वो हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मिलेगा। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के बेस्ड पे कौन कौन से रेशियोज होते हैं? तो एक तो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद डिवाइड में है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर कैपिटल, यानी जो इक्विटी कैपिटल होता है, प्रेफरेंस कैपिटल होता है वो, और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन, जो भी है वो लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ वो, माइनस फिक्टिटियस असेट्स। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरी मेथड से भी मिल सकता है, जैसे टोटल असेट्स दिया गया हो उसमें से हम फिक्टिटियस असेट्स माइनस कर देंगे तो भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। उसके बाद है फिक्टिटियस असेट्स कौन कौन से होती हैं? तो शेयर डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट, एडवर्टाइज, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट अकाउंट होता है वो, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे फिक्टिटियस असेट्स होते हैं। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि ओनर्स फंड या प्रोप्राइटरी फंड, इन दोनों नामों से भी हम
कह सकते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। तो उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड में है शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा और डिवाइड में शेयर होल्डर्स फंड तो जैसे पहले बताया वैसे ही शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस असेट्स। उसके बाद है दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड जिसको हम ओनर्स फंड भी कहते हैं और प्रोप्राइटरी फंड भी कहते हैं। ये है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो उसके अंदर हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो माइनस कर देंगे और नीचे भी हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ही लेना है, हमें प्रेफरेंस का नहीं लेना। और यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमने दोनों ही कैपिटल लिए थे, इक्विटी भी लिया था, प्रेफरेंस भी लिया था। और यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस लेना है और माइनस करना है फिक्टिटियस असेट्स। बस इतना फ़र्क है इन दोनों में। और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल तो नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई में 100। उसके बाद है अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसके बाद है डिविडेंड पर शेयर के अंदर आएगा टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो भी डिविडेंड पेड होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो डिवाइड में होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसके बाद है डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइड में होगा अर्निंग पर शेयर। उसके बाद है प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड में होगा अर्निंग पर शेयर। उसके बाद है लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियो आएंगे, एक तो आएंगे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एक है क्विक और एसिड रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड में करंट लायबिलिटीज़। तो करंट असेट्स तो आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस, डेप्टर्स होते हैं, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, ये सारे। और लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, अनपेड एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड, तो ये सारे होते हैं करंट लायबिलिटीज़। इन दोनों का डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाएगा करंट रेशियो। उसके बाद है लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड असेट्स डिवाइड में लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड असेट्स कैसे मिलेगा, तो करंट असेट्स जो था उसमें से हमें स्टॉक माइनस करना है तो हमें असेट्स मिल जाएगा लिक्विड असेट्स। और लिक्विड लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी में से हम बैंक ओवरड्राफ्ट को हम माइनस कर देंगे तो लिक्विड लायबिलिटीज़ मिल जाएंगे। फिर क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स डिवाइड में लिक्विड लायबिलिटीज़। तो क्विक असेट्स का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस डेप्टर्स माइनस स्टॉक, तो हमें क्विक असेट्स मिल जाएगा। करंट असेट्स उसमें से हम डेटर्स और स्टॉक दोनों माइनस करेंगे तो हमें क्विक असेट्स मिलेगा। और लिक्विड लायबिलिटीज़ जो लिक्विड असेट्स है वैसे ही लिक्विड लायबिलिटीज़ तो करंट लायबिलिटीज़ में से हम बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा लिक्विड लायबिलिटीज़। उसके बाद है एक्टिविटी रेशियोज़। तो उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तो है स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड में होगा एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में होगा 2। इन केस ओपनिंग स्टॉक इज़ नॉट गिवन, अगर जो हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं होगा तो टेकन क्लोजिंग स्टॉक इंस्टेड ऑफ एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के बदले में हम क्या ले लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे। उसके बाद है डेटर्स रेशियो इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई में डेज ऑफ द ईयर।
फिर डेटर्स टर्नओवर इक्वल टू डेज ऑफ द ईयर डिवाइड में होगा डेटर्स रेशियो, डेज जितने भी होंगे वो डिवाइड में डेटर्स रेशियो, जो हमने पहले ढूंढा था ये डेटर्स रेशियो, उसका जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर में यूज़ करना है। फिर उसी तरह से क्रेडिटर्स रेशियो, तो क्रेडिटर्स रेशियो के अंदर होगा क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइड में क्रेडिट परचेस मल्टीप्लाई में डेज ऑफ द ईयर। उसी तरह से क्रेडिटर्स टर्नओवर में भी डेज ऑफ द ईयर डिवाइड में होगा क्रेडिटर्स रेशियो, जो हमने यहाँ पर ढूंढा क्रेडिटर्स रेशियो, हमें इसका इस्तेमाल करना है यहाँ क्रेडिटर्स टर्नओवर के अंदर। उसके बाद फिक्स्ड असेट टर्नओवर, तो उसमें सेल्स ऊपर आएगा नीचे आएगा फिक्स्ड असेट्स। उसी तरह से टोटल असेट्स टर्नओवर, तो सेल्स ऊपर आएगा नीचे आएगा टोटल असेट्स। और नेट असेट्स टर्नओवर इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय नेट असेट्स। इन तीनों के अंदर सेल्स तो ऊपर ही रहेगा और डिनोमिनेटर के अंदर जो हमें बोला हो फाइंड आउट करने के लिए, वो जैसे फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर तो हमें फिक्स्ड असेट्स नीचे लिखना है, टोटल असेट्स टर्नओवर तो हमें यहाँ पे नीचे टोटल असेट्स लिखना है, और नेट असेट्स टर्नओवर तो यहाँ पे हमें नेट असेट्स लिखना है नीचे। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो इक्वल टू सेल्स डिवाइड में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगा? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। उसके बाद है लिवरेज या सॉल्वेंसी रेशियो, तो उसके अंदर प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटरीज फंड डिवाइडेड बाय टोटल फंड। उसका दूसरा फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड में होगा रियल असेट्स, टोटल रियल असेट्स। तो टोटल रियल असेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल असेट्स में से हम फिक्टिशियस असेट्स को माइनस करेंगे। ये दो फॉर्मूला होते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो के। उसके बाद है डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइड में प्रोप्राइटर्स फंड मल्टीप्लाई में 100। उसके बाद है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर आएगा प्रेफरेंस कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड में होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद लॉन्ग टर्म फंड टू फिक्स्ड असेट्स, तो ये नाम से ही पता चल गया हमें इसका फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म फंड डिवाइड में होगा फिक्स्ड असेट्स। तो ये हैं रेशियो एनालिसिस के सारे फॉर्मूलाज। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके सम्स करेंगे। थैंक यू।